नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली में खेला अभी बाकी है। एमसीडी के नतीजे आ गए लेकिन सबसे बड़ा खेला अभी होना है, क्योंकि अभी मेयर चुना जाना है और मेयर चुने जाने में ही खेला होगा। क्या है वो खेला, ये मैं आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, यही रात अंतिम और यही रात भारी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गुजरात के कल नतीजे आने, हिमाचल के कल नतीजे आने और ये रात कुछ के लिए तो कयामत की रात होने वाली है। नींद आना आज मुश्किल होगा। अगली बड़ी खबर, बोरवेल में ऑपरेशन जिंदगी। मासूम 6 साल का बोरवेल में है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कल से। अब तक बच्चे को बचाया नहीं जा सका। सीधे आपको लिए चलेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल और बताएंगे फिलहाल स्थिति क्या है। और आखिर में बात करेंगे बाबरी पर बिलबिला गए बिलावल भुट्टो पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं। बाबरी पर क्या लिखा, उसके बाद कैसे करारा जवाब मिला है, यह भी आपको बताएंगे। शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली में खेला अभी बाकी है। सबसे बड़ा खेला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो खेला क्या है, तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जीत की जो आज तस्वीरें आई हैं वो सबसे पहले देखिए जरा। वो तस्वीरें बता रही हैं कि केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी जीत है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको याद है दिल्ली में जब आए तो ठीक इसी तरह इसी गैलरी पर केजरीवाल नजर आए थे। इसी तरह जश्न का इजहार किया था। उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया बगल में खड़े हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब से दिल्ली लैंड हुए इस जीत के बाद। अब आप अंदाजा लगाइए केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी जीत है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जीत की एक और तस्वीर देखिए जरा। यह है एक और तस्वीर, एम्बियंस दीजिए। ये आप देख रहे हैं ढोल नगाड़ों की थाप। ढोल नगाड़े पहले से इंतजाम किए गए थे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पहले से इंतजाम किए गए थे ढोल नगाड़ों के साथ, कैसे गाजे बाजे के साथ। और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर, कैसे आम आदमी पार्टी ने लड्डुओं का न्योता दिया था और नतीजे जिस तरह से आ रहे थे वो बता रहा था कि लड्डू पहले कौन मंगाएगा, आम आदमी पार्टी या फिर लड्डू का ऑर्डर पहले कौन देगा। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। ग्राफिक्स प्ले कीजिए, प्लीज। ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं बड़े बड़े नेता हैं लेकिन रिजल्ट आपके सामने। ये नतीजे हैं आम आदमी पार्टी। 134 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, 134 250 में से। बीजेपी 104 सीटें, 104। दोनों ने शतक लगाया है। 20 सीट आगे पीछे, लगभग 30 सीट आगे पीछे है। लेकिन कांग्रेस का हाल देखिए जरा। सबसे बेहाल अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का हाल ये क्यों हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जरा वोट परसेंटेज डालिए। 250 सीटों में ये वोटिंग परसेंटेज आ गया है 42, लगभग 42.35% वोट केजरीवाल को मिला है। और ये आप देख रहे हैं 39.23% वोट बीजेपी को मिला है और कांग्रेस को 12% वोट मिला है। अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए जरा। दूसरा ग्राफिक जो दिलचस्प कहानी है अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये दिलचस्प कहानी देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं 2020 का विधानसभा मैं आपको दिखा रहा हूं और एमसीडी दोनों का कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले झाड़ू का हाल देखिए जरा। झाड़ू 53% जो वोट था झाड़ू का वो हो गया है 42%, 53 से 42%। बीजेपी का वोट परसेंट जो 38 था वो हो गया है 39, 39%। बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है और झाड़ू का वोट परसेंट गिरा है। सीधे बीजेपी सवाल पूछ रही, आपको 11.22% का नुकसान एमसीडी में हुआ है।
आखिर ये हुआ कैसे? आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं और आदेश गुप्ता क्या कह रहे हैं। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है। एक आईना उनको भी दिख गया है कि वो ये मुगालता था कि हम बीजेपी 20 सीटें लाएगी और आम आदमी पार्टी 230 सीटें लाएगी और दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ है। वो तो कह रहे थे कि हम बीजेपी को खाता नहीं खोलने देंगे। वो सारी बातें उनकी झूठी साबित हो गई। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एंडी काटिए प्लीज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे फेल हो गए, क्या वजह थी फेल होने के पीछे, कि आखिर एग्जिट पोल, आपने एग्जिट पोल देखे थे, एग्जिट पोल जो आए वो जो जीत बता रहे थे वैसे नतीजे क्यों नहीं आए। सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए मैं बताऊंगा दर्शकों को। जिप फ्रेम लीजिए और मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गए कि आखिर एग्जिट पोल आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी 69 से 97 एक एग्जिट पोल कह रहा था, आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें पहला एग्जिट पोल दे रहा था। अगला एग्जिट पोल प्ले कीजिए। दूसरा एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को 146 से 156 सीट्स दे रहा था। तीसरा एग्जिट पोल प्ले कीजिए। तीसरा एग्जिट पोल 150 से 175 सीटें दे रहा था। चौथा एग्जिट पोल देखिए, आम आदमी पार्टी को 145 सीटें दे रहा था। ये एग्जिट पोल आज सारे फ्लॉप हो गए। ये क्यों फ्लॉप हुए ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फ्लॉप होने के पीछे बड़ी वजह है ये तस्वीर देखिए जरा, केजरीवाल के जो मंत्री आप देख रहे हैं सत्येंद्र जैन, ये है एक बड़ी वजह जो एग्जिट पोल फ्लॉप हो गए, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों को जचा नहीं। केजरीवाल के मंत्री मसाज करा रहे हैं, उनका चुना हुआ मंत्री मसाज करा रहा है, लोगों ने इसे नकार दिया। क्यों नकार दिया, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर नकार क्यों दिया गया, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए, नकारे जाने के पीछे बड़ी वजह यह है कि दरअसल मूव कीजिए प्लीज। दरअसल शकूर बस्ती में आम आदमी पार्टी साफ हो गई, जहां से सत्येंद्र जैन चुनकर आते हैं। यह दिखाता हूं, देखिए कैसे। ये आप देख रहे हैं, आप देखिए सत्येंद्र जैन आपको नजर आना एक तरफ। सत्येंद्र जैन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1, 2, 3 विधानसभा है। एक विधानसभा में 3 वार्ड थे, सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानीबाग। तीनों जगह नकार दिया गया किसे? आम आदमी पार्टी को। तीनों वार्ड में जो सत्येंद्र जैन की विधानसभा में आती है। अब जरा सुनिए, आपको सुनवाने जा रहा हूं क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह और हरीश खुराना। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव लड़ रही थी अपना 15 साल पुराना गढ़ बचाने के लिए। दूसरी तरफ दिल्ली का बेटा, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही बात कहती थी, बड़े भाई कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस दर्द का आज इलाज कर दिया। 15 साल पुराने किले को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आज ध्वस्त किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मॉरल लॉस है आम आदमी पार्टी का, और जब मैं कह रहा हूं उसका कारण है। याद करिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते थे, 230 सीटें आ रही हैं जी, 20 सीटें हम भाजपा को देंगे जी। क्या हुआ, सबने देख लिया। कट्टर ईमानदार लोग, अपने आप को कट्टर ईमानदार मानने वाले लोग, मनीष सिसोदिया जो सबसे बड़े प्रतीक है कट्टर ईमानदारी के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए। सत्येंद्र जैन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए। अखिलेश त्रिपाठी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए। अहमदुल्ला खान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए। इतने बड़े बड़े लोग अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार रहे हैं
और तमाम सर्वेस को उल्टा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सीटें ली, तो ये मॉरल विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के लिए और मॉरल लॉस आम आदमी पार्टी के लिए। तो रही सिर्फ सत्येंद्र जैन के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लिस्ट में वो बड़े बड़े दिग्गज हैं, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, कैलाश गहलोत हो, इन सब की लिस्ट है। पूरी लिस्ट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा कि आखिर इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या नतीजे आए। सबसे पहले मनीष सिसोदिया देखिए। मनीष सिसोदिया की विधानसभा है पटपड़गंज। इस विधानसभा में 4 सीटें, 4 में 3 में बीजेपी को जीत मिली है और 1 में आम आदमी पार्टी को। अगला प्ले कीजिए। अगला है अमानतुल्लाह, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है, घोटाले का आरोप भी लगा। अमानतुल्लाह ओखला सीट से आते हैं। यहां भी 4 वार्ड है, 2 पर बीजेपी, मदनपुर खादर वेस्ट और सरिता विहार पर बीजेपी। मदनपुर खादर ईस्ट पर 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीती है और 1 पर कांग्रेस अबुल फजल पर, यानी 2 पर बीजेपी ओखला में। तीसरा देखिए जरा, केजरीवाल के मंत्री, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, इनकी विधानसभा में 4 वार्ड है, 3 पर बीजेपी जीती है, नजफगढ़, दिचाऊ कला, रोशनपुरा, लेकिन ईसापुर पर निर्दलीय आम आदमी पार्टी 1 में भी नहीं है। यह रिपोर्ट कार्ड भी है इन विधायकों का, इन मंत्रियों का। आतिशी की जो सीट है कालकाजी, वहां 3 वार्ड आते हैं, श्रीनिवासपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तीनों पर बीजेपी जीती है और गोपाल राय पर्यावरण मंत्री हैं। और देखिए विधानसभा इनकी है बाबरपुर, 2 पर बीजेपी, सुभाष मोहल्ला, करदमपुरी और आम आदमी पार्टी 2 पर कबीर नगर और गोरख पार्क। ये जो नतीजे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड इन मंत्रियों के भी हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, भगवंत मान क्या कह रहे हैं और कपिल मिश्रा क्या जवाब दे रहे हैं। 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। इसमें आम आदमी पार्टी के पास 54% वोट था, आज वो घटकर 42% पे आया है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है पिछली बार की तुलना में 1% बढ़ा है। इसका मतलब हमारे साथ जनता का विश्वास बढ़ा है, जबकि उनमें जनता का विश्वास घटा है। ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। ये तो आपने एक देख लिया कि आखिर नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन अब दूसरा बड़ा खेला है कि आखिर मेयर कौन बनेगा। यही सारा खेला है जो मैं आपको समझाऊंगा। कई चेहरे, कई नाम है, आतिशी भी उनमें एक नाम है। तो मेयर का चुनाव कैसे होगा, उसके बाद आपको अगला बड़ा खेला बताऊंगा जो अभी होना बाकी है। देखिए जरा मेयर का चुनाव कैसे होगा। मेयर का चुनाव चुने हुए पार्षद करते हैं वैसे, और सामान्य बहुमत से मेयर का चुनाव होता है। मेयर का चुनाव 1 साल के लिए किया जाता है, मतलब एमसीडी में 5 साल में 5 मेयर चुने जाते हैं, जिसमें पहला साल किसी महिला के लिए आरक्षित होगा, तीसरे साल अनुसूचित जाति का मेयर होता है और बाकी के 3 जो कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, यानी दूसरे में जाति के लिए आरक्षण होगा और बाकी के 3 किसी के सामान्य शख्स भी, सामान्य पार्षद भी चुना जा सकता है। एमसीडी का गठन दरअसल एक कानून के तहत हुआ है और संसद ने दिल्ली नगर निगम कानून 1957 बनाया था। एमसीडी की पहली मेयर अरुणा आसफ अली थी। यह है मेयर की स्थिति। से प्ले कीजिए आगे प्लीज, इसे प्ले कीजिए। अब आपको बताते हैं कौन कौन इस लिस्ट में। पहला नाम आतिशी का है जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। दूसरा कालकाजी से विधायक भी है आतिशी, और दूसरा नाम जो है वो है शालिनी सिंह का, आम आदमी पार्टी की पार्षद है, ये भी मेयर हो सकती हैं, पार्टी में जाना माना चेहरा भी है। तीसरा नाम है मोनिका गुप्ता का, और
प्रमिला गुप्ता का दिल्ली महिला आयोग की सदस्य हैं ये, और अरविंद केजरीवाल की करीबी भी हैं। महिला इकाई की प्रदेश संयोजक भी हैं। प्रमिला पार्टी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती हैं। ये हैं वो चेहरे जो हो सकते हैं मेयर। लेकिन अब पेंच क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा खेल ये है कि एमसीडी में अभी मेयर का चुनाव होना है। बीजेपी कह रही है केजरीवाल बेशक ज्यादा पार्षद जीत गए हो, लेकिन मेयर का चुनाव जो होगा उसमें कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का भी मेयर हो सकता है। रिपोर्ट देखिए सर। भारत माता की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है। जश्न में डूबी आम आदमी पार्टी के लिए असली परीक्षा तो अभी बाकी है। बीजेपी इतनी आसानी से सब कुछ नहीं छोड़ने वाली और उसने मेयर की कुर्सी पर अपनी नजर गड़ा दी है। बीजेपी ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि भले ही एमसीडी आम आदमी पार्टी जीत गई हो, मेयर तो बीजेपी का ही होगा। बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। जैसे कल रात तक 25 सीट तक कोई नहीं दे रहा था, आज हम 104 पर है। थोड़े समय और इंतजार कीजिए, दिल्ली में भाजपा का ही मेयर बनेगा। एमसीडी चुनाव नतीजों का अंक गणित अभी कुछ ऐसा ही है। आपको भले ही बहुमत है, लेकिन बीजेपी भी बहुमत से ज्यादा दूर नहीं। और नियम कायदे कानून भी कुछ ऐसे हैं जहां बीजेपी खेल कर सकती है, जैसा उसने चंडीगढ़ में किया था, और इसलिए केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। और आइए अब मैं आपको सबसे बड़ा खेल बताने जा रहा हूं, जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा कि आखिर दिल्ली में अभी होना क्या है। दिल्ली में अभी होना यह है कि मेयर जो चुना जाना है, इसमें बहुत बड़ा खेला हो सकता है। कैसे होगा यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल बैठे हैं और इधर जेपी नड्डा बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये होगा कैसे। उस वॉल पर ग्राफिक दीजिए सामने। ये होगा ऐसे कि मेयर के चेयर पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने मेयर की कुर्सी पर दावा ठोका है। बीजेपी का कहना है कि मेयर हमारा भी हो सकता है। पार्टी ने खुलकर नहीं कहा है, लेकिन संकेत जरूर दे दिए हैं। और दरअसल दिल्ली नगर निगम में 250 पार्षद चुने गए। 250 एमसीडी में मेयर के लिए दिल्ली के सांसद भी वोट कर सकते हैं। बहुत दिलचस्प है, 250 पार्षद हैं, लेकिन जो दिल्ली के सांसद हैं 10, यानी 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा के, वो भी वोट कर सकते हैं। तो कितने वोट हो गए? 260 वोट हो गए। 17 वोट चाहिए मेयर बनवाने के लिए बीजेपी को। एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। कोई पार्षद किसी को भी वोट दे सकता है, और ऐसे में आशंका है कि आम आदमी पार्टी में टूट हो सकती है। कांग्रेस के 9 पार्षद भी टूट सकते हैं, यह भी हो सकता है। 3 पार्षद निर्दलीय हैं, वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं। तो बीजेपी इसलिए दावे से कह रही है और कॉन्फिडेंस से कह रही है कि कुछ भी हो सकता है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ये कह चुके हैं हमसे कि जो पार्षद हैं ये अपने अंतरात्मा की आवाज भी सुन सकते हैं। जो पार्षद हैं वो हमें भी वोट कर सकते हैं, इसलिए मेयर हमारा भी हो सकता है। सुनिए जरा आदेश गुप्ता को। संभावनाएं राजनीति में कभी खत्म नहीं होती। जब मेयर का चुनाव होगा तो पार्षद भी अपनी अंतरात्मा की आवाज देना जानता है, क्योंकि पार्षद जो होता है वो भी एक व्यक्ति, एक नागरिक है, और वो भी देखता है कि कौन झूठा है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है और कौन अच्छी तरह से काम करेगा। जो अंतरात्मा की आवाज होती है वो निगम पार्षद एक नागरिक के तौर पे भी देखता है। कई तो ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहते हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन अब ऐसे भी लोग होंगे जब मेयर का चुनाव होगा तो अंतरात्मा की आवाज भी देखी जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो बात कह रहे हैं आदेश गुप्ता, इसी बात को बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी दोहराया। अमित ने क्या लिखा है देखिए जरा। अमित मालवीय लिख रहे हैं, अब दिल्ली का मेयर चुनने की बारी है। यही है सबसे बड़ी लड़ाई। एमसीडी का इलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मेयर कौन होगा चुना जाए, एमसीडी में कौन बैठेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन करीबी मुकाबले में है।
नंबर किसके पास है वो लिख रहे हैं, मनोनीत पार्षद किस तरह से मतदान करते हैं आदि। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है। ये जो बात लिख रहे हैं अमित मालवीय, इसके बहुत मायने हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत दिलचस्प किस्सा जो दिल्ली की पूरी सूरत बदल देगा, पूरी शक्ल बदल देगा कि आखिर चंडीगढ़ में क्या हुआ था। देखिए चंडीगढ़ की जो लड़ाई है वो आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ में ये ऐसा खेल हो चुका है। हुआ क्या, चंडीगढ़ में कुल 35 पार्षद चुने गए, 35, और आम आदमी पार्टी के पास 14 और बीजेपी के पास 12 थे। आपके पास 14, बीजेपी के पास 12, और पार्षद 8 शिरोमणि अकाली दल के चुने गए थे। लेकिन अकाली दल ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ऐसे में मेयर के लिए केवल 14 वोटों की जरूरत थी। तो कांग्रेस का एक पार्षद बीजेपी में चला गया। चंडीगढ़ के सांसद ने बीजेपी के लिए वोट कर दिया, तो बीजेपी का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के बराबर हो गया, यानी 14। लेकिन आखिर में आपका एक वोट निरस्त हो गया और इस तरह बीजेपी ने चंडीगढ़ में मेयर पद जीत लिया और उसी का जिक्र पूरी पार्टी कर रही है। लेकिन इस बीच सभी के जहन में यह होगा कि आखिर कैसे आम आदमी पार्टी इतना ये जो चुनाव है जीती, बीजेपी को पछाड़ कर जीती, है सब कैसे संभव हुआ, इसके पीछे क्या वजह है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं जश्न की तस्वीरें। एग्जिट पोल से बेशक आम आदमी पार्टी पीछे रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कैसे जीता है चुनाव, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बड़ी चीज ये वजह क्या वजह रही आम आदमी पार्टी के जीतने की, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप हकीकत देख रहे हैं। दिल्ली में बड़ी वजह जीतने की जो रही, दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 200 यूनिट यानी 1000 रुपए की बचत। इसके अलावा डीटीसी बसों में महिलाओं की यात्रा मुफ्त, मतलब महीने में करीब 1000 रुपए की बचत। सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा भी फ्री है। इसमें 12 जगहों की तीर्थ यात्रा कराई जाती है और प्रति परिवार को कई हजार का फायदा होता है। इस मामले में दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री भी है, मतलब महीने में 100 से 200 रुपए की अलग बचत है। मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी लागू है दिल्ली में, जिसमें एक कनेक्शन पर 15,000 रुपए खर्च होते हैं। दिल्ली सरकार फ्री सर्जरी स्कीम चलाती है और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाती है। सड़क हादसे में घायलों को फ्री इलाज भी मिलता है और सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च भी उठाती है। दिल्ली में लोगों को फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। ये सारी वजह है दिल्ली सरकार के जीतने के, दिल्ली सरकार के एमसीडी में जीतने के। आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता बीजेपी के इस जीत के बाद। उससे पहले आपको मैं सुनाने जा रहा हूं दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, केजरीवाल को जिन्होंने वोट दिया एमसीडी में, वो क्या कह रहे हैं, जीत के पीछे वजह क्या है, सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी की जो लॉबी थी, उन्होंने जीत के लिए दिल्ली के अंदर इतना काम किया, हॉस्पिटल पे, स्कूलों पे, इसलिए ये जीत का कारण रहा। ये कूड़े के ढेर हटाने का, स्कूल बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का, औरतों को सेफ्टी दिलाने का, बहुत सारे काम है, गिनवा नहीं सकती। जनता ने भी सोचा है कि एक बार चेंज करके देखी जाए पार्टी को ना, क्योंकि एमसीडी में 15 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो जो एमसीडी का काम है तो हमारे जो निगम पार्षद हैं सब काम करेंगे। जीत का कारण केजरीवाल जी का काम, जो उन्होंने पिछले 7 सालों में 8 सालों में किया है, उस काम पर उन पर भरोसा किया केजरीवाल जी। जिस तरह का काम आप देख रहे थे, एमसीडी में कोई काम हुआ नहीं था और इन्होंने बहुत कोशिश करी गलत प्रचार करके, लेकिन हमें पूरा पता था कि काम करने वाली एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। एमसीडी में जीत की वजह ये है काम। अगर आप काम करोगे, सफाई अच्छी रखोगे, स्कूल अच्छे काम करोगे, तो पीपल को सब दिखता है, लोगों को सब दिखता है। जो पिछले 5-7 साल से सरकार ने एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बिजली पानी में, डिफरेंट जो जनता के मुद्दे थे उनके ऊपर जब काम किया, रिजल्ट सामने। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास दिखाया है। दिल्ली की जनता आपस में इनके झगड़ों से बड़े दुखी थी।
आज केजरीवाल जी को पूर्ण बहुमत से निगम में जिताया है। कूड़े के पहाड़, कूड़े के ढेर, उनके लिए अब काम होगा। और अगर ये भी काम नहीं कर पाए तो फिर दिल्ली की जनता फिर जवाब देना जानती है। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल जी ने जो वादे करे जनता उससे खुश है, और अभी भी विधानसभा के चुनाव में जो उन्होंने कहा करके दिखाया। केजरीवाल जी ने जो शिक्षा दी है बच्चों को, जो मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, महिलाओं के लिए बस यात्रा करवाई है, बसों का तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, ये सारा श्रेय केजरीवाल जी सरकार जाती है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी के जो सांसद हैं, क्योंकि केजरीवाल बेशक बीजेपी से आगे रहे, रिपोर्ट कार्ड में सांसद बीजेपी के 7 सांसद हैं। 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। मनोज तिवारी हो, गौतम गंभीर हो या हंसराज हंस हो, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। सबसे पहले आ गए मनोज तिवारी। मनोज तिवारी की जो सीट है लोकसभा की, उस सीट से कुल 41 सीटें और इसमें बीजेपी को 20 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 5 मिली है। मनोज तिवारी यहां पास हैं। अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए। आइए, लेकिन अब आपको सुनवाता हूं प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। तो जो भी रुझान है उससे बेहतर ही होगा। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के सारे झूठों को पहचान चुकी है, वो किस तरीके से झूठ बोलने में माहिर हैं। और एक बात हम यहाँ पर ये भी मानते हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी रहती है, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता एमसीडी के कामों से खुश थी। हमने दिल्ली में पार्कों में अच्छे काम किए, जिम लगवाए, झूले लगवाए, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने एमसीडी ने स्टेडियम बनाए, तो बहुत अच्छे काम किए। कोविड में हमने बहुत अच्छे काम किए एमसीडी ने, तो वो अपना दिल्ली की जनता ने देखा है और उसी के मुताबिक उन्होंने वोट डाला है। तो अभी मैं इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि हमारी सरकार बनेगी। तो प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे, लेकिन मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर एक आपके भी जहन में होगी। बेशक बीजेपी ये कह रही उनका 1% वोट बढ़ा है, केजरीवाल का 11% वोट कम हुआ है, लेकिन विजुअल दीजिए, इधर तस्वीर दीजिए, बीजेपी ऑफिस की तस्वीर होगी, वो दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस में तैयारियां जरूर थी लेकिन जश्न नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बड़ी वॉल पर, बिग वॉल पर, कि आखिर क्यों पीछे रह गई बीजेपी, क्या वजह रही बड़ी पीछे रहने की। ये आप देखिए, पीछे रहने की वजह है पहली, सत्ता विरोधी लहर बीजेपी को ले डूबी। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी। पिछली बार सभी उम्मीदवार बदल दिए थे बीजेपी ने, और इस बार संभव नहीं था और बीजेपी हार गई। बीजेपी मुफ्त की घोषणाओं में पिछड़ गई। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में मुफ्त वाले कई वादे किए थे, जिसका सीधा असर हुआ और वो जीत गई। यह है बड़ी वजह। मूव कीजिए इसे, यह है असर। अब जरा सुनिए बीजेपी की हार के पीछे या पिछड़ने के पीछे क्या वजह बता रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक। सुनिए। जनता जनार्दन होती है, जनता ने ये तय की है। आप पहले भी देखे होंगे केजरीवाल ने जो है झूठी वादा करके जो है जमुना साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब कोई बात नहीं है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रही, हम समझाने में जनता को जो है थोड़ा सा सबल रहे। आज हमारी हालत बहुत बेस्ट है, हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है, हमारे सीटें भी ठीक है, आगे भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि दिल्ली प्रदेश में जो बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे समर्थकों की तो बहुत सारी वोटें कटवा दी। एक एक बूथ में 400, 500 वोटें कटवा दी। ये अपनी चाल में थोड़ा सा कामयाब रहे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीटें जीत कर आई है, और हमें उम्मीद है कि आने वाली लोकसभा और विधानसभा में हम पुनः भारी बहुमत से वापस आएंगे। फ्री बिजली और फ्री पानी की, तो मुझे लगता है फ्री बिजली पानी का मॉडल अब आपने दिल्ली एमसीडी में देख लिया है। हमारा दिल्ली एमसीडी का जो भाजपा है आंकड़ा 100 का पार कर चुका है। जहां अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे 30 नहीं पकड़ेंगे, एग्जिट पोल के 60 नहीं पकड़ेंगे, हम 100 के पार हैं। मतलब दिल्ली का समर्थन हमें भी मिल रहा है कि आपने कूड़े को हटाने के आपके आगे क्या पूरी रणनीति आप तैयार करेंगे। अब इनका रोड मैप देखेंगे, क्योंकि जनता अब इनसे पूछेगी। जनता बहुत, देखिए इन्हें बड़ा विश्वास था हम 230 लेके जाएंगे, ये मार्जिनली जीते, हम मार्जिनली हारे। दिल्ली की जनता ने हमें एक दूसरी भूमिका में बहुत सशक्त तरीके से बिठा दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं
बीजेपी की बात हो गई, आम आदमी पार्टी की बात हो गई, एक पार्टी जो साफ हो गई, कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें देखिए जरा। ये कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें हैं, सन्नाटा पसरा है, न जश्न है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, कोई नहीं बचा कांग्रेस ऑफिस में। कांग्रेस की बदहाली के पीछे वजह क्या है? कांग्रेस आखिर चुनाव दर चुनाव क्यों खत्म होती जा रही है और दिल्ली में यह हाल क्यों हुआ, यह आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पहली वजह, कांग्रेस इस पूरी लड़ाई में थी नहीं। एमसीडी की लड़ाई में कांग्रेस ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, उसमें जीत का भरोसा नहीं दिख रहा था और पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में भी गलती की। चुनाव प्रचार में कांग्रेस के बड़े नेता गायब रहे, प्रदेश स्तर के नेता भी चुनाव प्रचार से नदारद थे। पार्टी की ना कोई नीति थी, ना जीतने का जज्बा दिखा और चुनाव घोषणा पत्र आधे अधूरे मन से जारी किया गया। कांग्रेस ने वैसे ही चुनाव लड़ा जैसे हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं हमारे सहयोगी का रिपोर्ट। देखिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर नतीजों के दौरान क्या हाल था। कंपटीशन की बात करें तो तीन मुख्य पार्टियां जो हैं वो इस नगर निगम चुनाव में आपस में भिड़ी हुई थी। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन चल रहा था। अगर बात करें सीटों की तो आम आदमी पार्टी जो है वो विजेता साबित हुई, 134 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में आई। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 104 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। अगर बात करें निर्दलीय की तो 3 सीटें जो हैं वो निर्दलीय के खाते में गई। और कांग्रेस की बात करें जो कि ये दावा कर रही थी कि इस बार के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस सरकार बना रही है, महज 9 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस का हाल आपने देख लिया, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का भी मेयर चुना जाना बाकी है, यही है पूरा खेला। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, हिला देने वाली खबर है। एक बच्चा 6 साल का मासूम जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। लाइव रेस्क्यू, बोरवेल में बच्चे का लाइव रेस्क्यू चल रहा है। तस्वीर यह है, बच्चा जिसका नाम है तन्मय, 6 साल उम्र है और बोरवेल के अंदर फंसा हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं बाकायदा बड़े बड़े मशीनरीज लगाई गई है उस बच्चे को निकालने के लिए बोरवेल से। तस्वीर देखिए जरा, ये गड्ढा है जिसमें वो बच्चा है और इससे मिट्टी निकाली जा रही है। ये देखिए, रात में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं किस तरह से रेस्क्यू हो रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं रेस्क्यू अभी भी चल रहा है और ये रात भर रेस्क्यू ऐसे ही चलता रहेगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है वो बोरवेल, ये है वो गड्ढा जिसके अंदर ये बच्चा गिरा है। अंदर जाकर पता नहीं चला परिवार को, बच्चा खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर गया और अंदर जाकर फंस गया है। कल से निकालने की कोशिशें जारी हैं, अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा सिर्फ 6 साल उम्र है जिसको परिवार ने खो दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं जेसीबी लगाई गई है और गड्ढे से मिट्टी निकाली जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये दिन की तस्वीरें हैं, किसी तरह बोरवेल के साथ में गड्ढा खोदा जा रहा है। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए, बच्चा अंदर है और अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। इसको, इस तस्वीर को जरा फुल स्क्रीन लीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को कि अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई गई है और ऑक्सीजन के जरिए बच्चे को जिंदा रखने की कोशिश है। बच्चा कहां फंसा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपको बताऊंगा कि बच्चा कैसे वहां पहुंचा है। बच्चा आखिर दरअसल खेल रहा था, परिवार को बिल्कुल नहीं पता था कि यह स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए, ये आप देख रहे हैं, जिप डाउन कीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चा फंसा है। जिप डाउन कीजिए प्लीज। ये बच्चा ठीक बोरवेल में इस जगह आकर फंसा है। 55 फीट नीचे आकर बच्चा फंस गया है। बैतूल के मांडवी में यह बच्चा बोरवेल में गिरा है। 400 फीट, ये जो बोरवेल है ये 400 फीट गहरा है, इसमें गिरा है तन्मय और बोरवेल में करीब 55 फीट नीचे जाकर फंस गया। 6 साल का तन्मय दूसरी क्लास में पढ़ता है और खेत में बहन के साथ खेल रहा था। पड़ोसी के खेत में बोरी से ढका था एक बोरवेल और पड़ोसी के खेत, इसे मूव कीजिए प्लीज,
बोरवेल ढका था, अचानक बोरी हटी और बोरवेल में गिर गया मासूम। मंगलवार शाम करीब 5 बजे यह हादसा हुआ है। आवाज लगाने पर मां से बात हुई। सीसीटीवी में बोरवेल के अंदर यह मासूम नजर आया है और बच्चा किसी तरह की हरकत नहीं कर रहा है। बोरवेल के पास पुलिस और परिवार दोनों जमा है। तन्मय की जो सलामती के लिए गांव में हवन पूजन भी हो रहा है। आपको सुनवाता हूं, तन्मय के मां बाप को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, जो बच्चे की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनके बच्चे को किसी तरह जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। सुनिए। छुपा छुपी खेल रहे थे बच्चे और जाके न जाने कब बोर में गिर गया सर। बोर खुला हुआ था वहाँ पे, पता नहीं चल रहा कि क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है, बच्चा कैसा है, क्या है, कुछ बता नहीं रहे हैं। अभी जाने भी नहीं दे रहे, बता भी नहीं रहे क्या पोजीशन, क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। हाँ, उनने तो उनका काम चला है, उनको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, पर उनका काम चला है। उन लोग बोलते कि हम काम कर रहे हैं, हो रहा है, बच्चा भी ठीक है, पर हमको इतना नहीं अभी देखने नहीं दे रहे ना, नजर से जाने नहीं दे रहे वहाँ पे। और है डॉक्टर से भी बात हुई तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि मैंने उनसे भी बात की कि बोले लड़का अभी ऑक्सीजन चला है, बस ऐसे ही बताया उनने, उसके आगे कुछ नहीं, और ठीक है ऐसा बोला है बस। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर रेस्क्यू कैसे हो रहा है। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, ये आप देख रहे हैं। पूरी टीम मौजूद है, कई टीम्स पहुंची हुई हैं जो रेस्क्यू कर रही हैं। कल से रेस्क्यू इसी तरह का जारी है। कई जेसीबी लगाई गई हैं जो बच्चे को निकालने की कोशिशों में लगी हुई हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अभी आधी रात को भी, इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देख रहे हैं प्रशासन की कई टीमें लगी हुई हैं और बच्चे को सलामत रखना भी है, जिंदा निकालना भी है, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। कैसे हो रहा है रेस्क्यू ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख रहे हैं। और आउट कीजिए, जिप डाउन कीजिए। ये आप देखिए 35 फीट बच्चे को दरअसल बाहर निकाला गया था। 55 फीट पर था, बाहर निकाला गया लेकिन फिर गिर गया। 35 पर है अभी। मंगलवार रात से ही तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 3 जिलों की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। पुलिस के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। बच्चों के हाथ में रस्सी बांध कर निकालने की कोशिश हुई है। रस्सी के सहारे बच्चा 12 फीट ऊपर भी आ गया था। रस्सी से जब निकाला गया तन्मय को तो 12 फीट ऊपर आ गया था, लेकिन वहीं रुक गया। 35 फीट पर है इस वक्त। रस्सी खुल गई और वहीं अटक गया है मासूम। करीब 35 फीट पर अटका हुआ है इस वक्त तन्मय। पानी के लगातार रिसाव से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। तन्मय के ऊपर भी पानी गिर रहा है और बोरवेल के पास एक और गड्ढा कर रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। बोरवेल के करीब 45 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है, यानी बोरवेल के बगल में एक और गड्ढा खोदा जा रहा है और वहां से उसे निकाला जा सके। इसके पैरेलल, इस बोरवेल के पैरेलल 7 से 8 फीट लंबी सुरंग बनाई जा रही है और सुरंग के जरिए तन्मय तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। 6 पोकलेन, 3 बुलडोजर खुदाई में लगाए गए हैं। पूरे मामले की सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बैतूल के एसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। बच्चे की स्थिति अभी स्टेबल है और जैसे कल शाम को थी, कैमरा डाल के हम लोगों ने देखा था और अभी भी कैमरा डाल के निरंतर देखा जा रहा है, तो अभी तो बच्चे की स्थिति स्टेबल है। इसमें जो खेत मालिक है उसके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है, तो उस पे केस रजिस्टर होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य विजय सीधे ग्राउंड जीरो से बैतूल से जुड़ रहे हैं, जहां से बच्चे को निकालने की कोशिशें जारी हैं, जहां बच्चा मौजूद है। सत्य विजय बैतूल में। सत्य विजय, अभी भी आपके पीछे मैं देख रहा हूं जेसीबी काम कर रही है, रेस्क्यू चल रहा है। फिलहाल क्या हालात है, कहां तक पहुंचा है, कब तक चलेगा रेस्क्यू, और तन्मय की स्थिति के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। बैतूल के 8 साल के तन्मय को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब कह सकते हैं 28 से 30 घंटे हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए। कल शाम 5 बजे ये जो आप देख रहे हैं बोरवेल जो है, जहां पर की एसडीआरएफ की टीम है, वहां बोरवेल है जहां पर खेलते खेलते 8 साल का तन्मय बोरवेल में गिर गया था। 400 फीट गहरी है बोरवेल है, जिसमें करीब 54 से 55 फीट की गहराई पर तन्मय जो है फंसा हुआ है और उसे सकुशल निकालने के लिए
तमाम जो टीम है, प्रशासन की टीम हो, पुलिस की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, तकनीकी एक्सपर्ट हो। तो उम्मीद करेंगे तन्मय जो सुबह होगी कल की सुबह तन्मय बाहर निकल चुका होगा। इस बात की उम्मीद उनका परिवार भी कर रहा है, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश कर रहा है। एक और बड़ी खबर है आज। बड़ी खबर यह है, दिल्ली एमसीडी के नतीजे आ गए, लेकिन अभी ये कयामत की रात बाकी है। आज की रात कयामत की रात होने वाली है कई पार्टियों के लिए, कई नेताओं के लिए, और यही रात अंतिम है और यही रात भारी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल आने नतीजे। आज क्या कर रहे थे? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो आज संसद पहुंचे थे। आज रात के बाद प्रधानमंत्री को भी सुबह नतीजों का इंतजार होगा। बहुत मेहनत की है पीएम ने जी जान से। अगली तस्वीर दिखाइए। अरविंद केजरीवाल, एमसीडी के नतीजे बेशक आ गए हो, लेकिन केजरीवाल के लिए रात बहुत भारी होने वाली है। गुजरात में बहुत कुछ दांव पर है और बहुत कुछ तय होना है कल के नतीजों से, इसलिए केजरीवाल को रात करवटों में ही बीतेगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल गांधी वैसे तो एक ही दिन के लिए गए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हैं, और लेकिन रात भर राहुल को यह देखना होगा, हो सकता नींद ना आए ये सोचने में कि कितनी सीटें मिल रही हैं गुजरात में, कितनी सीटों पर कम होने वाले हैं। ये सारी चीजें राहुल गांधी को देखनी होंगी, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। जश्न की तैयारी, रिकॉर्ड विजय की बारी। तस्वीरें गुजरात के बीजेपी दफ्तर की हैं, जहां नतीजों से पहले ही जश्न का रंग चढ़ने लगा है, शामियाना सजने लगा है। गांधीनगर का कमल भगवा रंग में रंग गया और कार्यकर्ता मोदी की महाविजय का उत्सव मनाने को बेकरार हैं। हमारा जो विश्वास है, लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, गुजरात के लोगों ने, और उसी के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं कि कल जब परिणाम आए तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ कार्यालय पर आए तो उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके, उनको यहाँ एक जश्न मनाने की सुविधा हो। एग्जिट पोल ने वैसे तो गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत पहले ही दिखा दी है, लेकिन असली विजय का इंतजार पार्टी के नेताओं को बेसब्र कर रहा है। किसी के लिए ये कयामत की रात है तो किसी के लिए यही रात अंतिम और यही रात भारी। कल जैसे हमारा विजय उत्सव मनाने हम लोग जा रहे हैं, तो हमारा विजय का जश्न हमारी बहनें गरबा खेल के मनाने वाली है, तब काफी उत्साह में आज बहनों की तैयारियां है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे 15-16 घंटा बाकी रह गया है, लेकिन हमारे समय नहीं निकल रहा है। सब लोग इतने खुश है, कल का दिन जैसे जल्दी निकल जाए, हम गरबा खेले और हमारी जीत का जश्न मनाए, यही राह देख रहे हैं। गुजरात का रण जीतने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन पीएम मोदी जैसी मेहनत, उनके जैसा प्रचार किसी ने नहीं किया। पीएम की इस मेहनत ने बीजेपी में भर दिया है रिकॉर्ड जीत का भरोसा। तो आपने रिपोर्ट देखी जो मैंने आपको दिखाई कि आखिर क्या स्थिति है, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर किसका क्या दांव पर लगा है, किसके ख्याल में क्या आने वाला है, कौन क्या सोचने वाला है अभी गुजरात के नतीजों को लेकर, क्योंकि कई बड़े बड़े लोगों की बहुत कुछ दांव पर है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये रात बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मेहनत की है किसी ने तो वो पीएम मोदी। गुजरात के नतीजे 2024 की दिशा भी तय करने वाले हैं। बड़ी जीत पीएम मोदी का कद और लोकप्रियता और बढ़ाएगी। ये बेंचमार्क सेट करने वाले नतीजे होंगे। अगर हारी तो बीजेपी और मोदी की चुनौती और बढ़ जाएगी। कांग्रेस के लिए ये रात उतनी ही भारी है। क्यों? क्योंकि 27 साल से कांग्रेस गुजरात से सत्ता से बाहर है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बाद भी कांग्रेस अपने पैर नहीं जमा पाई। इससे बड़ा नुकसान कांग्रेस का, इससे बड़ी नाकामयाबी कोई नहीं हो सकती। एक और हार कांग्रेस का हौसला और साख तोड़ देगी। केजरीवाल के लिए भी यह रात बहुत भारी होने वाली है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की गारंटी दी थी। केजरीवाल ने कहा था लिख के दे रहा हूं
केजरीवाल लिख के दे चुके हैं पेपर पर कि वो सरकार बना रहे हैं। आपकी सरकार बनाने के लिए सब कुछ केजरीवाल ने झोंक दिया। गुजरात में हार आम आदमी पार्टी की फ्री पॉलिटिक्स को झटका होगी। ये बताएगा कि गुजरात ने केजरीवाल के मॉडल को नहीं अपनाया। केजरीवाल की हार का मतलब होगा मोदी के मुकाबले कोई नहीं। ये सारी चीजें क्योंकि केजरीवाल खुद को विकल्प बताते रहे, केजरीवाल ये बताते रहे कि वही विकल्प है। केजरीवाल कहते रहे, तस्वीर देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रोड शो किए वो रोड शो पूरे देश ने देखे हैं। प्रधानमंत्री की मेहनत, और गुजरात जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। गुजरात बीजेपी का गढ़ है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 15 साल रहे गुजरात में तब बीजेपी की सत्ता रही, और जब नहीं रहे उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में रही है। देखिए जरा 27 साल का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये है गुजरात विधानसभा। 2017 में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी 2017 में। इससे पहले नेक्स्ट प्ले कीजिए। कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 61 सीटें मिली थी। 2012 से पहले 2007 के चुनाव में बीजेपी को 117 सीटें मिली और कांग्रेस को 59 सीटें मिली थी। 2002 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने 127 सीटें बीजेपी को मिली और कांग्रेस को 51 सीटें मिली। यह बीजेपी का कुछ सालों का रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन 27 साल से बीजेपी को कोई हिला नहीं पाया। यह सोचने की बात है कि आखिर क्या वजह है कि कोई हिला नहीं पाया बीजेपी को। इसके पीछे बहरहाल रिपब्लिक भारत पर सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप सुबह 6 बजे से देख सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर है आज की। बाबरी पर बिलावल की बोलती बंद हो गई। ये शाहबाज के मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, भुट्टो के सुपुत्र भी हैं। बाबरी पर बिलावल ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या था ये मैं आपको दिखाऊंगा कि बिलावल को बाबरी की याद क्या आई, क्यों उन्होंने ट्वीट किया, क्या किया। उसके बाद जो उन्हें जवाब मिले वो मुंह तोड़ जवाब है। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो खुद लाजवाब हो गए। 30 साल बिलावल ने लिखा, 30 साल पहले हिंदू भीड़ ने मस्जिद को तोड़ा। बाबरी मस्जिद की रक्षा होनी चाहिए थी। भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, ये बिलावल कह रहे हैं। इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के सुपुत्र भी हैं। बेनजीर की आतंकी हमले में मौत हो गई थी। बिलावल अभी मंत्री हैं। लेकिन आपको दिखाऊं, बिलावल भारत को ज्ञान दे रहे हैं, बिलावल भारत को बता रहे हैं। लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, बिलावल को ये तस्वीरें नहीं दिखी। पाकिस्तान में अगली तस्वीर दिखाई, अगली तस्वीर, ये पाकिस्तान में एक और हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, बिलावल को ये तस्वीरें नहीं दिखी। लेकिन बिलावल की बोलती कैसे बंद हुई है ये आपको बताता हूं। बिलावल की बोलती लोगों ने बंद की। सोशल मीडिया पर जब उन्होंने ट्वीट किया तो लोगों ने ही उन्हें जवाब दिया। बिलावल को क्या लिख रहे हैं लोग वो आपको दिखाता हूं। लोग लिख रहे हैं बिलावल के इस ट्वीट के बाद कि आखिर आपका ट्वीट, वीन गास लिख रहे हैं जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इतिहास गवाह है कि यह सच नहीं है जो कुछ बिलावल ने लिखा है। आपकी सरकार मंदिरों की रक्षा कब करेगी, बिलावल से सवाल कर लिया गया। आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना चाहिए, बिलावल से पूछा गया। पीरा मांगी, ये भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, बिलावल के ट्वीट के बाद लिखा, मुस्लिम शासकों ने प्राचीन मंदिरों को नष्ट किया है। हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने को हिंदू फोबिया कहेंगे। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। देवाशीष पांडा ने लिखा, आप भीख मांगने पर फोकस करें। अभिनव लिख रहे हैं, पहले पाकिस्तान में मंदिरों की रक्षा कीजिए, फिर हिंदुस्तान को ज्ञान दीजिएगा। शंजा जमील ने लिखा है, सिंध में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। आशीष शर्मा ने लिखा, आपके देश में मंदिरों की हालत क्या है, हमारे यहां मस्जिदों में विस्फोट नहीं हुआ करते हैं। तो बिलावल को एक करारे जवाब मिले हैं। आइए अब मैं आपको खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और आज की बड़ी खबर है
कि तालिबान ने पाक की फौज का सिर काटा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी बड़ी खबर यह कि तालिबान अब फौज के लिए नासूर बन गया है। जिस फौज ने पाला पोसा तालिबान को और आतंकियों को, वही उनके लिए नासूर बन गए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। पाकिस्तान की सेना के 2 जवानों का तालिबानियों ने गला काटकर, सिर काटकर अपने साथ ले गए। जरा रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान ने आतंक मचा रखा है। तालिबान के आतंकी लोगों के घरों में घुसते हैं, सिर कलम कर देते हैं और धमकी देकर चले जाते हैं। तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत। बहुत सारे बेगुनाह लोगों को केवल इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि तालिबान को शक था कि वो लोग सेना या पुलिस के लिए मुखबिरी करते हैं। तालिबान पाकिस्तान में अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है। तहरीके तालिबान को अफगानिस्तान के तालिबान का एक्सटेंशन माना जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान में भी तालिबानी शासन लाना है, शरीयत का कानून लागू करना है। तो आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आखिर कैसे पाकिस्तानी 2 जवानों का सिर काटा गया और उसके बाद कैसे अपने साथ लेकर चले गए तालिबानी आतंकी। ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये आप देख रहे हैं। दरअसल तहरीके तालिबान पाकिस्तान की क्रूरता देखने को मिली। टीटीपी ने पाक सेना के सैनिकों का कत्ल किया पहले, उसके बाद मारने के बाद शव को पेड़ पर लटका दिया गया। शव के साथ एक धमकी भरी चिट्ठी भी लगाई गई, जनाजे में शामिल ना हो, अंजाम बुरा होगा। अफगानिस्तान बॉर्डर के खैबर पख्तूनख्वा की घटना है ये। सैनिक का नाम रहमान जमान बताया गया है। अफगानिस्तान के पत्रकार ने इस बात की जानकारी दी है और घटना पर पाकिस्तानी फौज ने चुप्पी साध ली है। सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। मलाला के पिता ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। इसी इलाके में टीटीपी ने पिता और बेटे की भी हत्या की है। घर में घुसकर पिता पुत्र को गोली मार दी है और आतंकियों ने पिता का शव पेड़ से लटका दिया है। यह टीटीपी की हरकत है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 2 तस्वीरें। टीटीपी की पहली तस्वीर देखिए जरा। टीटीपी की पहली तस्वीर देखिए, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। टीटीपी ने ये जो आतंकी हमला किया है, जिसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आत्मघाती हमला हुआ था ये, जिसमें भारी नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। इसके अलावा अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए। तालिबान को रोकने में पाकिस्तान क्यों नाकाम है, ये आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस नाकामी के पीछे वजह क्या है। तालिबान को रोकने में पाकिस्तान नाकाम इसलिए, पाक सरकार टीटीपी के बीच सीज फायर खत्म हो गया। पाकिस्तान तालिबान ने हमले तेज कर दिए और काबुल में तालिबान के आने के बाद हमले बढ़े हैं। पिछले 1 साल में 51% हमले बढ़ गए। टीटीपी को रोकने में पाकिस्तानी सेना भी फेल है। इमरान और शाहबाज भी पूरी तरह नाकाम है। खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से इमरान की पार्टी सत्ता में है और यहां टीटीपी के आतंकी व्यापारियों से वसूली करते हैं। सरकार और पुलिस में तालिबान के मुखबिर मौजूद हैं। फौज के ऑपरेशन की जानकारी पहले से मिल जाती है और पिछले हफ्ते हिना रब्बानी खार अफगानिस्तान गई हुई थी और हिना रब्बानी खार पाक की विदेश राज्य मंत्री तालिबान सरकार से टीटीपी से हमले को रोकने की अपील कर रही है। सोचिए, हिना रब्बानी के पाकिस्तान लौटने के कुछ घंटे बाद काबुल में पाकिस्तान की एम्बेसी पर हमला हो गया है। यह है हकीकत कि पाकिस्तानी फौज कुछ नहीं कर सकती है और तालिबान के आगे घुटनों पर है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।